जय हिंद साथियों, अतरे इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 17 जुलाई 2026 है और आज के डेट के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़, जो भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। हम हमेशा आपको ये कहते हैं कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपका सोर्स बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इसीलिए सोर्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी को फॉलो करते हैं। पीआईबी को इसलिए क्योंकि इस बार 2026 में अगर देखेंगे तो उसमें 60-70% क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के थे, जो बिल्कुल रैंडम तरीके से क्वेश्चन आया था, उसका सोर्स आपको पीआईबी से मिल जाएगा। पीआईबी पर आए हुए किसी आर्टिकल से आपको वो क्वेश्चंस का बेस मिल जाएगा, एक तरह से उसका लिंक मिल जाएगा। इसलिए पीआईबी ना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं 3 रिसोर्सेज में से हम वही करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेट करता है, सिलेबस से लिंक करता है, या यूपीएससी ने कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो पीवाईक्यू है ना, उसके ट्रेंड से लिंक करता है और इसीलिए वो डिस्कशन का पार्ट बनता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहो। जो भी दिक्कत आए आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, जो भी सजेशन देना है आप कमेंट में हमको सजेशन दे सकते हैं, ताकि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट के लिए यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंज, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है उसको हम दूर कर सके, उसकी दिशा में काम कर सके। तो सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको स्कैन करके हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि कोई भी जो इनिशिएटिव वगैरह हम लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। सोर्स में मैंने बता ही दिया कि सोर्स में सबसे पहले हम द हिंदू में देखते हैं कोई ऐसा आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो उसको डिस्कस करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में कोई ऐसा आर्टिकल है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है तो वो डिस्कशन का पार्ट बनता है। पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, मैंने बताया कि डेली जो सरकार है ना, गवर्नमेंट, जो सरकार जो भी काम करती है, जो भी इनिशिएटिव, जो भी पहल लॉन्च करती है, तो उसके रिगार्डिंग है ना, अगर कोई अपडेट देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो वो यहाँ पर आता है, इसके साइट पे ही, यानी इस पीआईबी की साइट पर ही, ऑफिशियल साइट पर वो चीज़ें, जानकारी इकट्ठा की जाती है, डाली जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज हमको ना 5 आर्टिकल डिस्कस करने हैं और वो 5 आर्टिकल में सबसे पहला जो आर्टिकल हमारा है कि अभी ना टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर ये न्यूज़ आया था कि भारत के वस्त्र क्षेत्र के भविष्य में सततता का समावेशन, यानी ऐसा कहा जा रहा है कि जो वस्त्र, जो टेक्सटाइल क्षेत्र है ना, तो उसमें हम इस तरह से संसाधनों का या रॉ मटेरियलों का यूज कर रहे हैं ताकि उसका कम दोहन हो। तो जो भी कपड़ा यूज करते हैं और जो भी वहाँ से वेस्ट है उसको हम रिसाइकिल करके रीयूज या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं और इसीलिए सस्टेनेबिलिटी बहुत बढ़ रहा है। तो वस्त्र क्षेत्रों में सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने को लेकर ये आर्टिकल है और इसी संदर्भ में ये न्यूज़ में है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कोरकू कम्युनिटी से रिलेटेड। तो ये कोरकू कम्युनिटी एमपी के खांडवा जिले में लगभग है ना 2000 जो आदिवासी है वो अपने फॉरेस्ट राइट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसलिए कोरकू ट्राइब न्यूज़ में है। तो कोरकू ट्राइब न्यूज़ में है तो उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये बेसिकली आप देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से लिंक करेगा, चूंकि न्यूज़ में है इसीलिए डिस्कशन का पार्ट बनता है, डिटेल में समझेंगे। अभी यूएसए में ना ये बीमारी फैल गया है, साइक्लोस्पोरोसिस, है ना, साइक्लोस्पोरोसिस बोलते हैं इसको। बेसिकली ना पैरासाइट बेस, ये परजीवी, पैरासाइट कह रहे हैं, परजीवी आधारित, मतलब परजीवी आधारित एक तरह से बीमारी है। देखेंगे अभी क्या चीज़ें इसमें निकल के आ सकता है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये बीमारी है जो बोल सकते हैं कि यूएसए में बहुत तेज़ी से फैला है और ये फूड पॉइजनिंग, जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है ना उससे फैलती है। तो क्या क्या कारण है, क्या लक्षण है, हर एंगल से इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। प्योरली प्रीलिम से रिलेटेड है, इसको बस संक्षेप में डिस्कस करके फिनिश करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि साइक्लोस्पोरोसिस क्या है, तो बोल देंगे एक बीमारी है जो यूएसए में फैला था। नेक्स्ट आर्टिकल है नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2024। इसमें बेसिकली नागरिक पंजीकरण प्रणाली यह है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म दर क्या है, जन्म लेने के समय बच्चों की जो एक तरह से सर्टिफिकेशन है वो करवाते हैं। फिर कोई डेथ हो गई, मतलब किसी की डेथ हो गई तो उस टाइम जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, तो बेसिकली जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित उससे 2024 में कितने बच्चे जन्म लिए, कितने लोग मरे, उस चीज़ को, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2024 का रिपोर्ट आया है। किसने जारी किया है? गृह मंत्रालय ने। तो उससे संबंधित निष्कर्ष हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है एथिकल एआई और कॉन्शियस प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं इसको।
तो बेसिकली ये क्या है ना कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। एआई के बदलते युग में एआई का जिस तरह से यूज़ हो रहा है, जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज़ भी हो रहा है, तो उसी संदर्भ में ये आर्टिकल आया कि किस तरह से हम एआई का बेहतर यूज़ करके, ठीक है, एआई का बेहतर यूज़ करके ऊपर से एथिकल यूज़ करना है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि उसको जो गाइडलाइंस देते हैं, जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, वो नैतिक होना चाहिए। वो पहले से ही ऐसा प्रॉम्प्ट दो कि वो फ़िल्टर कर ले चीज़ों को। और अगर मान लो कोई पक्षपातपूर्ण है, कोई बायसनेस है, कोई रूढ़िवादी सोच है, कोई नेगेटिव थॉट है, उसको पहले से एआई फ़िल्टर करके उसको हटा दे। ठीक? जैसे मान लो हम एआई को कोई प्रॉम्प्ट दिए कि बताओ कि जो हमको कोई ऐसा न्यूज़ हो जो फेक न्यूज़ हो, फेक न्यूज़ फैलाए। अब ये कॉन्शियस प्रॉम्प्टिंग में क्या होगा कि एआई पहले से फ़िल्टर कर लेगा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकता है ना? इस तरह से मतलब एआई के अंतर्गत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत उसकी अंतरात्मा को ऐसा बना देना है कि वो पहले से ही फ़िल्टर कर ले कि कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, किसको आगे बढ़ाना है, किसके बारे में जानकारी देनी है। और इसीलिए वजह से ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। तो डिस्कस करेंगे। नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विवेक आधारित प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं इसको, इसको भी डिस्कस करना है। तो एक-एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं, आर्टिकल उठाते हैं। ठीक? सबसे पहला आर्टिकल है हमारा भारत के वस्त्र क्षेत्र के भविष्य में सतता का समावेशन। ये आर्टिकल आया था, ठीक है ना? तो देखते हैं। ये बेसिकली पीआईबी का आर्टिकल है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भारत का वस्त्र क्षेत्र जैविक रेशों, सुरक्षित रसायनों, वस्त्र अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण, पर्यावरण अनुकूल लेबलिंग, है ना? देख रहे हैं अनुरेखनीयता, हरित विनिर्माण एवं बाजार आधारित सततता मानकों के लिए नीतिगत समर्थन के माध्यम से चक्रीय एवं सतत उत्पादन की दिशा में अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब बेसिकली सिंपल ये है कि जो भी टेक्सटाइल या वस्त्र क्षेत्र है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी तकनीक यूज कर रहे हैं वो पर्यावरण अनुकूल है। ठीक है, जो भी ऊर्जा हम यूज कर रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा है, कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जो भी केमिकल्स वगैरह है इसमें, जो डाइस वगैरह हम यूज करते हैं, वो उस ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं हो। अगर हानिकारक है तो उसकी मात्रा को घटाते हैं, ठीक है ना? और फिर उसके बाद जो भी यहाँ से वेस्ट निकलता है उसको हम रिसाइकिल करके रीयूज करते हैं। इससे क्या हो रहा है, संसाधनों का ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं। ठीक, और बेसिकली इससे प्रदूषण की समस्या नहीं हो उसको रोकते हैं, पर से संसाधनों का ऑप्टिमम यूज हो यानी मैक्सिमम दोहन इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ये न्यूज़ आया है कि इस तरह से प्रयास होने की वजह से ही ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में, यानी वस्त्र क्षेत्रों का, टेक्सटाइल सेक्टरों का सततता के साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रो कर रहे हैं वो, है ना? ठीक, यानी टेक्सटाइल सेक्टर जो ग्रो कर रहा है उस ग्रो में यानी विकास की प्रक्रिया में हम इन चीज़ों को भी ध्यान में रख रहे हैं और इसी वजह से ये न्यूज़ में है, इसी वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि वस्त्र क्षेत्र के भविष्य में सततता या सस्टेनेबिलिटी का समावेशन। तो बेसिकली भारत के वस्त्र क्षेत्र के भविष्य में सततता का समावेशन का अर्थ है कि वस्त्र उद्योग का विकास इस प्रकार किया जाए कि आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण तीनों के बीच संतुलन बना रहे। देख रहे हो, आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण तीनों के बीच संतुलन बना रहे। तो टेक्सटाइल सेक्टर का इस तरह से ग्रो कर रहा है, अर्थात कपड़ों का उत्पादन, उपयोग और निपटान इस तरीके से हो कि प्राकृतिक संसाधनों का कम दोहन हो, प्रदूषण घटे, श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता न हो। यानी हम क्या कर रहे हैं, वस्त्र क्षेत्र को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं कि ताकि वस्त्र क्षेत्र को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। फिर दूसरा है आर्थिक विकास, यानी ग्रो भी करे ना वो सेक्टर, ये भी सुनिश्चित हो। और तीसरा है सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण की दिशा में भी आगे बढ़ सके। और अगर हम ये तीनों चीज मेंटेन कर पाएंगे,
तो यही है सततता का विकास, यानी सस्टेनेबिलिटी की तरीके से हम टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो कर रहे हैं। इससे क्या होगी, आने वाली जो पीढ़ी है ना, आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है ना, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए भी हम चीज़ों को या संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। और इसी वजह से ऐसा बोला गया है कि टेक्सटाइल सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी यानी सततता के माध्यम से विकास आगे बढ़ रहा है, और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखिए सस्टेनेबिलिटी का, कि खादी और हैंडलूम जैसे पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों को बढ़ावा देना, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। नेचुरल डाइज का उपयोग करना, केमिकल्स कम हो, प्रदूषण कम हो। पुराने कपड़ों का रीयूज और रिसाइकलिंग करते हैं, ताकि संसाधन जो वेस्टेज है उसकी वजह से हम क्या करो, संसाधनों का ऑप्टिमम दोहन, ऑप्टिमम यूज करें। सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना, जहाँ वस्त्रों का अधिकतम पुनः उपयोग किया जाता है। बेसिकली ये सब जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं ना, इसी से बोला जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का ऑप्टिमम दोहन हो सकता है। तो स्थिति क्या है, थोड़ा सा ना टेक्सटाइल सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिल रहा है तो वर्तमान में उसकी डेवलपमेंट यानी विकास की स्थिति है क्या, किस तरह से विकास की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ रहा है, किस तरह से वो भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है, वो देख लेते हैं कि भारत के वस्त्र क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारत का वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र विनिर्माण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% तथा विनिर्माण सकल घरेलू जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में लगभग 11% का योगदान देता है। अब ये देखो, टेक्सटाइल सेक्टर का भारत के जीडीपी में क्या है, 2% का योगदान है। ऊपर से सस्टेनेबल तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्टिमम यूज भी कर सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल है कि हम और ग्रो कर सकते हैं। वैश्विक एवं रोजगार में भूमिका देखो, वैश्विक वस्त्र में क्या भूमिका है, तो भारत वैश्विक वस्त्र परिधान निर्यात में लगभग 4% की हिस्सेदारी रखती है, और ये विश्व का सबसे बड़ा यानी 6th लार्जेस्ट एक तरह से एक्सपोर्टर है। यह क्षेत्र देखोगे तो 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण श्रमिक सम्मिलित हैं, और इसी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर का इंपॉर्टेंस हो जाता है, योगदान हो जाता है। सर्कुलर यानी चक्रीयता की ओर हम बढ़ते हैं, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, यानी टेक्सटाइल सेक्टर में रिसाइकिल रीयूज करके जो कपड़ा है, जो वेस्टेज है, उसको दूर करते हैं, उसको कम करते हैं, इस दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं। कि संसाधन संरक्षण आधारित वस्त्र प्रथाओं की भारत की पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए तथा निम्न पर्यावरण प्रभाव वाले उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग के अनुरूप साइकिल यानी चक्रीय उत्पादन का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि टेक्सटाइल सेक्टर में है ना, चक्रीयता यानी चक्रीयता का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई प्रोडक्ट बना, जैसे मान लो कोई कपड़ा है, ठीक, कोई कपड़ा है, मान लो शॉर्ट्स है, कोई कमीज है, वो बना, अब ये जाएगा मार्केट में जाएगा, कस्टमर इसको खरीदा, खरीदने के बाद मान लो यूज़ किया, यूज़ के बाद वो कुछ साल के बाद पुराना हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, इसके पुराने कपड़े को लेके रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग करके फिर इसमें रीयूज करने की टेम्परामेंट विकसित करते हैं, फिर दोबारा से प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस तरह से एक विशियस साइकिल बन रहा है। तो चक्रीयता में हम क्या करते हैं, जो वेस्ट है ना उसको हम डंप करने के बजाय उसको मार्केट में वैल्यू एडिशन करके फिर से रीयूज करते हैं। इससे क्या होता है, वेस्टेज से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा था वो भी बच जाता है, संसाधनों का ऑप्टिमम यूज भी हो जाता है, ठीक, और फिर रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हम कर ही रहे हैं। इससे बेसिकली रॉ मटेरियल की जो नीड है वो भी कम हो जाता है। तो इस वजह से ना आप देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी तभी बढ़ेगा जब हम रिसाइकिल जैसे यानी साइकिलिंग प्रोसेस यानी साइकिलिंग इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम टेक्सटाइल सेक्टर में भी लगा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज वहाँ से निकलता है। देख रहे हैं, वस्त्र क्षेत्र में सर्कुलेटी यानी चक्रीयता का अर्थ है कि कपड़ों और वस्त्रों के उत्पादन, उपयोग और निपटान की ऐसी व्यवस्था जिसमें संसाधनों को जितना संभव हो उतनी बार पुनः उपयोग, रीयूज, रिपेयर,
रिफर्बिश यानी पुनर्निर्माण, रिसाइकिल और रीमैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब दोबारा यूज़ करने के लिए प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, दोबारा से मरम्मत करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। यानी इसमें लेना, फिर बनाना या फेंकना, हम जैसे एक बार हमने खरीद लिया, फिर उसको बनाया, फिर उसको फेंक दिया, इसके बजाय हम क्या करते हैं, उसके पुनः उपयोग के मॉडल पर हम इसको फोकस करते हैं। यानी सर्कुलरिटी, यानी जो चक्रियता का कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, पहले उसको बनाया, फिर उसको मार्केट में बेचा, कस्टमर खरीदा, फिर उसको यूज़ किया, फिर उसको फेंक देगा। तो ये लीनियर इकोनॉमी है। लेकिन फेंकने के बजाय वो क्या होता है, फिर से कलेक्ट हो जाता है, फिर से उसको रिसाइकिल, रीमैन्युफैक्चर, एक तरह से वैल्यू ऐड किया जाता है उसमें, फिर उसको रीयूज़ किया जाता है। तो ये ना एक तरह से दोबारा यूज़ करने का कॉन्सेप्ट है। तो इस अगर ये साइक्लिंग का कॉन्सेप्ट अगर हम बढ़ा देंगे, सस्टेनेबिलिटी बढ़ रहा है, बोल सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में। तो सवाल उठता है कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर में अगर सस्टेनेबिलिटी बढ़ रहा है तो उससे क्या महत्व है या उसका क्या लाभ होने वाला है। तो सबसे पहला तो लाभ ये होगा कि अगर सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है तो पर्यावरण को संरक्षण, यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि अगर ऐसा माना जाता है कि वस्त्र क्षेत्र में जो ईंधन, जो ऊर्जा का उपयोग होता है, वो बहुत सारा कोयला है या विद्युत के आधार पर वो जनरेट होता है। फिर उसमें आपको पता है डाइस वगैरह यूज करते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं, तो इससे भी हानिकारक पदार्थ निकलता ही है। ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे वेस्ट, जो एक बार यूज किया तो वेस्ट से भी प्रदूषण की समस्या बढ़ती है। ठीक है ना। फिर फैक्ट्री चलता है तो वहां से धुआं निकलता है। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी यानी सततता को बढ़ाएंगे तो कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को में ऐसे चीज़ों को, पर्यावरण अनुकूल जो प्रोसेस है, पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और इसी वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या होगा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं जल, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी, टेक्सटाइल जो वेस्ट हो वो कम होगा। तो जैसे ऑर्गेनिक कॉटन, अब ऑर्गेनिक कॉटन की खेती करेंगे तो इससे क्या होगा, रिसाइकल्ड पॉलिस्टर का उपयोग जो होता है, रिसाइकिल पॉलिस्टर हो गया, ऑर्गेनिक कॉटन हो गया, ये सब बेसिकली क्या है, सस्टेनेबल यूज है। सस्टेनेबल यानी पर्यावरणीय अनुकूल जो जो पदार्थ है ना, जो प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो पॉलिस्टर है उसको हम रिसाइकिल करके यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वेस्ट को कम कर रहे हैं। इससे निर्यात एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिकाऊ वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। भारतीय उत्पादों की ब्रांड वैल्यू और निर्यात बढ़ेगा इससे, जब उसको लगेगा कि सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों को बनाया गया है, पर्यावरण अनुकूल पदार्थ का इसमें यूज़ किया गया है। तो जो फॉरेन कस्टमर है वो भी क्या होगा, इंप्रेशन बनेगा, इंप्रेस हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ें हमारी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ेगा। जैसे यूरोपीय यूनियन और अन्य विकसित देशों में पर्यावरण अनुकूल वस्त्रों की मांग बढ़ती जा रही है, ये एडवांटेज आने वाला है। नेक्स्ट देखोगे तो इससे रोजगार एवं किसानों की आय में भी वृद्धि होगी क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत हम कम यूज कर रहे हैं। जैसे जैविक ऑर्गेनिक कॉटन है, हैंडलूम है, खादी है, रिसाइकलिंग उद्योग में नए रोजगार जनरेट हो सकते हैं, हो ही रहे। ठीक है। किसानों और बुनकरों को बेहतर आय होगी क्योंकि ऑर्गेनिक कपास हम बिल्ड कर रहे हैं, हैंडलूम के जरिए बढ़ावा दे रहे हैं, खादी, ये सब में क्या है, एक तरह से जो छोटे किसान है, जो बुनकर है, वो ज़्यादा डिपेंडेंट है, वो ज़्यादा योगदान देते हैं, जिससे क्या होगा, उनकी मांग बढ़ेगी। जैसे खादी और हथकरघा उत्पादों की बढ़ती मांग से ग्रामीण कारीगरों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा इससे, है ना, क्योंकि पुराने कपड़ों का हम क्या करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। कचरे का संसाधन में बदलने की कोशिश होगा तो वेस्ट कम निकलेगा वहाँ से। ठीक। तो जैसे पुरानी जीन्स है, नया डेनिम जीन्स बनाना, अब इससे क्या होगा, तो एक तो संसाधनों का ऑप्टिमम यूज हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं, दूसरा जो वेस्ट है वो भी कम कर पा रहे हैं, तो जो प्रदूषण की समस्या वो कम हो जाएगी, संसाधनों का ऑप्टिमम यूज हो पाएगा। ठीक। जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायता होगी क्योंकि जो भारत की जो प्रतिबद्धता है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए जरूरी है
कि प्रदूषण कम है और जो क्लाइमेट स्मार्ट यानी पर्यावरण अनुकूल या जलवायु अनुकूल जो पद्धति है उसको बढ़ावा दे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रिसाइकिल वाला प्रोसेस यानी ये सब चीज़ को अपना लेंगे तो दोहन क्या बोल सकते हैं कि पर्यावरण के संसाधनों का दोहन कम हो पाएगा। तो जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम होगी, तो जलवायु परिवर्तन की दिशा में ज़्यादा योगदान हो पाएंगे। भारत का लक्ष्य भी है कि 2070 तक हमको नेट जीरो की दिशा में आगे बढ़ना है। तो नेट जीरो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जब हम जैसे एनर्जी है तो वस्त्र इकाई जो फैक्ट्री है, जो मशीन चलता है, अगर उसमें हम सौर ऊर्जा यूज़ करें तो हम बोल सकते हैं कि नेट जीरो की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टारगेट है वो भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलेगा अगर टेक्सटाइल सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिलता है तो उससे क्या होगा, सामाजिक कल्याण भी तो एक फोकस था उसमें, सामाजिक कल्याण भी तो एक पार्ट था। तो जो भी श्रमिक है, जो भी लेबर्स है, उसको भी बेहतर जीवन मिल पाएगा, सामाजिक कल्याण योजनाओं से उसको जोड़ पाएंगे। तो श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थल और उचित वेतन मिल पाएगा। बाल श्रम एवं जबरन श्रम में कमी आ पाएगी। जैसे फेयर ट्रेड, एथिकल मैन्युफैक्चरिंग अपनाने वाली वस्त्र इकाइयाँ। अब ये सब चीज़ें क्या, एथिकल मैन्युफैक्चरिंग, फेयर ट्रेड, इससे इससे बेसिकली होगा क्या, तो जो अमानवीय दशा होती है ना फैक्ट्री में, तो कंपनियां इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए सामाजिक कल्याण पर भी फोकस करेगी, श्रमिकों के जो जीवन है, वर्क लाइफ बैलेंस है, उस पर भी फोकस करेगी। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसमें पर्यावरण संरक्षण पर भी फोकस करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी फोकस करते हैं और सामाजिक कल्याण पर भी फोकस करते हैं। ये तीनों पार्ट मिलकर तब हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर सस्टेनेबल ढंग से आगे बढ़ रहा है। नवाचार देख रहे हैं, इनोवेशन और तकनीकी विकास भी होगा क्योंकि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे, है ना। जल बचत रंगाई, जो डाइंग है उसमें ऐसे चीज़ें, ऐसे केमिकल्स को बढ़ावा देंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान कम हो, बहुत ज़्यादा टिकाऊ हो। स्मार्ट टेक्सटाइल का विकास करेंगे बेसिकली, जो अधिक दक्ष हो, लागत प्रभावी हो, कम पैसे में बन सके। इसके लिए क्या चाहिए होगा, इनोवेशन, रिसर्च, ये सब हम कोशिश करेंगे। लेकिन समस्या भी है, अगर इतना आसान होता है कि सस्टेनेबिलिटी को हम टेक्सटाइल सेक्टर में बढ़ा ले, तब तक बढ़ चुका होता है। यानी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है। अब समस्या क्या है उसको देखते हैं एक एक करके। तो भारत के वस्त्र क्षेत्र के भविष्य में सस्टेनेबिलिटी के समावेशन की प्रमुख समस्या क्या है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहली समस्या यह है कि हाई कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन, यानी उच्च उत्पादन लागत, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है अगर सस्टेनेबल प्रोडक्शन को आपको बढ़ावा देना है। जैसे जैविक कपास, पर्यावरण अनुकूल रंग, नई हरित तकनीक, ये सब क्या है, महंगी है। छोटे उद्यम इसे आसानी से अपना नहीं सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक कॉटन से बने वस्त्र सामान्य कपास की तुलना में अधिक महंगे भी होते हैं। तो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, सतत तरीके से प्रोडक्शन हो पाए, इसके लिए मशीन्स लगाएगा, वो भी महंगा है। ऊपर से जो भी प्रोडक्ट बनेगा मार्केट में जाएगा तो पर्यावरण अनुकूल जो प्रोडक्ट जाएगा वो और भी महंगा होंगे। तो एक तो जो प्रोडक्शन है वो महंगा है, ऊपर से प्रोडक्ट महंगा हो गया तो कस्टमर खरीदेगा भी नहीं, तो कस्टमर के स्तर पर भी चैलेंज है, कंपनी के स्तर पर भी चैलेंज है, फैक्ट्री के स्तर पर भी चैलेंज है। तो ये बैलेंस कैसे बनाए, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। फाइनेंस और तकनीक की कमी है, कई छोटे वस्त्र उद्योग के पास आधुनिक मशीनें और हरित तकनीक लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे अनेक डाइंग इकाइयाँ, है ना, जो पर्यावरण अनुकूल डाइंग होनी चाहिए, जो रंग लगाने की जो पद्धति है उस पर काम करना है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो सके, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो संयंत्र है उसको लगाने के पैसे चाहिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ताकि प्रदूषण नदी समय ना जाए। इसके लिए क्या चाहिए, फैक्ट्री वगैरह या उसकी दिशा में मशीन लगाना होगा ना, ताकि उसको डिस्पोज कर सके आसानी से। जल में रासायनिक प्रदूषण, आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह निकलता है, जो पानी हम यूज़ करते हैं, कई बार वो पानी बिना तरह से प्यूरिफाई करे उसको नदी में छोड़ देते हैं। लेकिन वस्त्र उद्योग में अत्यधिक पानी और रसायनों का उपयोग होता है, कई इकाइयाँ बिना शोधन के दूषित जल छोड़ देती है। अब इस वजह से जो केमिकल्स है ना, जो अपशिष्ट है वो नदियों में चली जाती है, जिससे नदी प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। ये समस्या है। नेक्स्ट देखोगे तो टेक्सटाइल जो वेस्टेज है ना वो भी बढ़ रहा है, इसका कैसे प्रॉपर से रिसाइकलिंग करें उसकी व्यवस्था अभी नहीं है, तो समस्या है। जागरूकता की भी कमी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये जागरूकता ही नहीं है कि टेक्सटाइल सेक्टर में कैसे पर्यावरण अनुकूल जो कपड़ा है, जो प्रोडक्ट है उसको बनाया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो कस्टमर के जीवन में भी, कस्टमर के एक तो जो फैक्ट्री है, जो मालिक है, उसमें जागरूकता की कमी है। ऊपर से जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है,
उसमें भी जागरूकता की कमी है कि पर्यावरण अनुकूल अगर वो कपड़ा पहनेंगे, ठीक, तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। न केवल उसके स्वास्थ्य पर बल्कि पर्यावरण पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की इकोनॉमी पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, सबके बारे में जागरूकता का अभाव है। उपभोक्ता, कई उद्योग अभी भी सतत वस्त्रों के लाभों से पूरी तरह परिचित नहीं है। देख रहे हैं, सस्ते सिंथेटिक कपड़ों का पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर प्राथमिकता दी जाती है। तो जो सस्ता कपड़ा है ना, उसको पर्यावरण अनुकूल जो कपड़ा है उससे ज़्यादा वेटेज मिलता है उसको। असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। तो जैसे छोटे पावर लूम और रंगाई केंद्रों में प्रदूषण नियंत्रणों के लिए जो मानक हमको लागू करना है, कर ही नहीं सकते क्योंकि अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। सरकार के पास उसका कोई डेटा नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जो मेंटेन कर सकते हैं, जो भी स्कीम या जो भी पद्धति, जो भी नीति वगैरह बनाते हैं, उसका फॉर्मल तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो समाधान क्या होगा, फिर एक एक करके समाधान डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपको समस्या पता हो तो समाधान देने में बहुत दिक्कत नहीं आती। एक एक करके समस्या पकड़ना है और फिर समाधान दे देना है। सबसे पहले क्या है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दो। तो जैसे पानी बचाने के लिए जो मशीन हो सकता है, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम मशीन यूज हो। ऊर्जा कुशल उपकरण, ऐसे मशीन्स का प्रयोग करो जो ज़्यादा एनर्जी यूज नहीं करता है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, यानी कोई फैक्ट्री है, ठीक, तो इससे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो कॉन्सेप्ट है वो लागू किया जाए, ताकि जो प्रदूषित पानी है या जो भी डिस्चार्ज है उसको वहीं पर डंप कर सके, या कम से कम उसको प्यूरिफाई किया जा सके, तब जाके उसको नदी में रिलीज करे या उसको दोबारा रिसाइकिल रीयूज कर ले। इस तरह की कुछ पद्धति या मैकेनिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। सस्टेनेबल रॉ मटेरियल का उपयोग करो, जैसे ऑर्गेनिक कॉटन, बैम्बू, भांग, जूट, रिसाइकिल फाइबर, इसको बढ़ावा दिया जाए। फिर देखिए सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना। सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाएंगे तो हम रिसाइकिल रीयूज कर पाएंगे, तो जिससे क्या होगा, वेस्ट कम निकलेगा, प्रदूषण की समस्या कम होगी, संसाधनों का उचित उपयोग हो पाएगा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दो, जिससे क्या होगा, तो जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो हो रहा है उसकी समस्या बढ़ेगी, उसकी समस्या कम होगी। तो जो हमको 2070 तक जो नेट जीरो इमोशंस के नज़दीक पहुंचना है, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कौशल विकास में जागरूकता बढ़ाओ। किसानों, बुनकरों, उद्योग और उपभोक्ताओं को सतत उत्पादन एवं उपभोग के बारे में प्रशिक्षित किया जाए। ऑर्गेनिक कॉटन की खेती पर किसानों को जागरूक किया जाए, प्रशिक्षण कार्यक्रम फैलाया जाए। कठोर पर्यावरण मानकों का भी पालन करो, ताकि जो भी अपशिष्ट है उसका प्रॉपर तरीके से शोधन हो सके। जो भी फैक्ट्री है वो कितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहा है, इसका जो स्टैंडर्ड है वो पहले से तय हो सके। सारे मानक पहले से तय होंगे तो कम से कम जो समस्या है उस दिशा में हम एक तरह से प्रयास कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत है, जो इशू है, उसको पहले से रिजॉल्व कर सकते हैं। इस दिशा में कोशिश करना है। ठीक, चलिए, यानी हमने वस्त्र उद्योग में कैसे सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसका तो पहले महत्व डिस्कस किया, फिर क्या क्या समस्या है वो डिस्कस किया, फिर क्या क्या समाधान हो सकता है ये डिस्कस किया। तीनों एंगल से डिस्कस करके इस आर्टिकल को फिनिश किया। ठीक, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल ना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये क्वेश्चन करना है मेंस वाला कि टेक्सटाइल सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी भारत की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत कर सकती है, साथ ही पर्यावरण में पड़ने वाले दबाव को भी कम कर सकती है। तो बेसिकली वही है, कैसे अगर सर्कुलर इकोनॉमी चक्रिता को बढ़ावा देंगे, तो सबसे पहले क्या बोला है कि निर्यात हमारा बढ़ेगा क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, पर्यावरण अनुकूल होगा, सस्ती होंगी। ठीक, वो अगर वो मशीन से हम लगाएंगे, और दूसरा पर्यावरण पर भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव प्रभाव होगा। इसी दिशा में आपको बताना है। तो पहले महत्व बता दो, फिर समस्या बता दीजिए, और फिर उसके बाद समाधान डिस्कस कर देंगे, तो ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आपको लिखना है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, कोरकू कम्युनिटी। अब कोरकू कम्युनिटी किस वजह से न्यूज़ में है, तो ये आर्टिकल पढ़िए कि मध्य प्रदेश कोरकू आदिवासी डिमांड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट्स। बेसिकली ये न्यूज़ है कि लगभग 2000 कम्युनिटी मेंबर्स 150 गांवों से, बेसिकली खांडवा और जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? ताकि वनों का जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो अतिक्रमण हो रहा है ना, उससे बच सके।
तो वहाँ पर बहुत सारे ना परियोजना लगाए जा रहे हैं विकास परियोजनाओं को लेकर। तो बेसिकली इसी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है। तो इसी के अगेंस्ट में विद्रोह या प्रोटेस्ट करने की बात है। मध्य प्रदेश के खांडवा और बुरहानपुर जिलों के 150 गांवों के लगभग 2000 कोरकू आदिवासियों ने अपनी मांगों के समर्थन में विरोध मार्च आयोजित किया है। ठीक, तो बेसिकली जंगल को बचाने के लिए विरोध मार्च है। तो इसमें हमको ना ये डिस्कस करना है कि फिर कोरकू जो ट्राइब है, जो कम्युनिटी है, ये न्यूज़ में है, तो ये डिस्कस करते हैं इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जब भी कोई जनजाति, कोई भी ट्राइब्स वगैरह न्यूज़ में रहता है ना, तो यूपीएससी का पूछने का टेम्परामेंट बहुत फिक्स है कि उसकी जो एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, पहले तो आप लोकेशन देखिए, फिर उसके बाद देख लीजिए क्या वो SC ST ट्राइब है क्या, है ना, वो देख लो। फिर उसकी और जो विशेषता जो उस कम्युनिटी से लिंक है, कोई स्पेशल फीचर्स है, आप उसको भी समझिए। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन आने के चांसेस, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उन्हीं सबसे बनाएगा, विशेषता को ही एड्रेस करेगा। दिख रहा है कि मध्य प्रदेश कोरकू आदिवासी रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट डिमांड, जो वनों का अतिक्रमण हो रहा है ना, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो कोरकू ट्राइब कौन है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। तो कोरकू ट्राइब यानी कोरकू जनजाति। तो कोरकू भारत की एक प्राचीन और शांतिप्रिय आदिवासी जनजाति है। भारत सरकार ने इसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कोरकू जनजाति मुंडा जनजाति समूह से संबंधित है और गोंड जनजाति के निकट क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, लोकेशन देखिए, एरिया देखिए। बेसिकली ना कोरकू जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में रहती है, जैसे खांडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सब एरिया है किसका, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के इसी पार्ट में, इसी क्षेत्र में एक कोरकू ट्राइब रहते हैं। लेकिन केवल मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, बल्कि महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, विशेषकर अमरावती जिले के मेलघाट टाइगर रिजर्व के आसपास भी इनकी अच्छी खासी आबादी रहती है। तो मध्य प्रदेश में तो है ही, महाराष्ट्र के जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है वहां भी ये पाया जाता है। और इसी वजह से ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति ये लोग बहुत संवेदनशील है, क्योंकि पूरा जीवन क्या है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है। ठीक, तो इन्हीं को बचाने के लिए ना, संरक्षित करने के लिए ये लोग विरोध मार्च या प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, और इसी वजह से ये न्यूज में आया है। ठीक है, चलो इतिहास देखेंगे तो कहते हैं कि ये पुरानी जनजाति में से एक मानी जाती है। जीवन देखोगे लंबे समय से जंगल, पहाड़ और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। उन्हीं से पूरा जीवन यापन भी होता है। कृषि करते हैं, जो भी वनों से संग्रह जो मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, वन उपज उत्पादन, उसको बेच के इनका जो जीविका है वो चलता है। पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। प्रकृति से गहरा जुड़ाव होने के कारण ये जंगलों और पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महत्व क्या है। महत्व अगर देखोगे तो कोरकू जनजाति की आजीविका मुख्य रूप से महुआ, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, औषधीय पौधे जैसे वन उत्पादों पर निर्भर है। क्योंकि जो वन है, जंगल है, वहां से जो उत्पाद निकलता है उसी को बेच के ये अपनी आजीविका या अपना जीवन यापन है, जो भरण पोषण है, वो चलाते हैं। अब अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, वन ही नहीं होगा, तो इनका जीविका कैसे चलेगा, एक तरह से खतरा है ना। और इसी वजह से ये न्यूज में है कि अवैध जो वन कटाई है ना, उसको रोकने और चारागाह की सुरक्षा की ये मांग कर रहे हैं। जंगलों पर बढ़ते दबाव, भूमि पर कब्जे, वन अधिकारों से जुड़े विवादों के कारण उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी कारण कोरकू समुदाय वन सीमा है ना, फॉरेस्ट बाउंड्री की बेहतर सुरक्षा, संयुक्त वन प्रबंधन संस्थाओं को मजबूत करने तथा दोबारा होने वाले अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखोगे तो हमने क्या पढ़ा कोरकू ट्राइब के बारे में, तो ये सबसे पहले याद रखो कि मुख्य रूप से MP में बिलोंग करता है, लेकिन महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों में ये स्टेबल है या पाए जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये लोग बहुत ज़्यादा प्रयासरत है, क्योंकि इनकी जो जीविका है, जीवन यापन है, पर्यावरण यानी वनों से निकालने वाले जो उत्पाद है, वनों उत्पाद, उसी पर ही निर्भर है। इसीलिए ये इनके अस्तित्व के सामने चुनौती है कि पहले अगर पेड़ ही नहीं होगा, वन ही नहीं होगा, तो वहां से फिर खाएंगे कैसे, जीवन यापन कैसे होगा।
और इसीलिए बचाने को लेकर वो बहुत ज़्यादा सशक्त है, बहुत ज़्यादा जागरूक है। ठीक है, तो छोटा सा आर्टिकल का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है साइक्लोस्पोरियोसिस। देख लो, प्रोनाउंस करो ठीक से, साइक्लोस्पोरियोसिस। ठीक, तो बेसिकली अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने साइक्लोस्पोरियोसिस बीमारी के तेजी से फैलने के बाद एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। बेसिकली यह बीमारी अमेरिका के 34 राज्यों में बड़े पैमाने पर फैल चुकी है, जिससे हजारों लोग प्रभावित होने की आशंका है। तो इसमें ना हमको ये ध्यान रखना है कि फिर साइक्लोस्पोरियोसिस है क्या, इस बीमारी के बारे में समझते हैं। बाकी चीज़ें कहाँ पर फैला, कितने लोग मरा, ये सब क्या है, हमारे काम का नहीं है। तो साइक्लोस्पोरियोसिस का है क्या है उसको देखो। बेसिकली साइक्लोस्पोरियोसिस एक खाद्य विषाक्त जैसी बीमारी, फूड पॉइजनिंग जैसा बीमारी है। ठीक, ये याद रखिए। ये साइक्लोस्पोरा साइटेनियसिस नामक सूक्ष्म एक कोशिकीय परजीवी के कारण होती है। देख रहे हैं, ये पैरासाइट बेस्ड बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। आमतौर पर यह जानलेवा नहीं होती, लेकिन इसका इलाज न होने पर लंबे समय तक दस्त और अन्य समस्याएं भी हो सकती है। तो साइक्लोस्पोरोसिस क्या है, बेसिकली ये फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी है जो हेल्थ को प्रभावित करता है। आमतौर पर इससे जान नहीं जाती है, लेकिन अगर लंबे समय तक आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो दस्त जैसी समस्या आएगी, फिर आपके जीवन को नुकसान भी फैलेगा। बेसिकली ये मल मुख्य मार्ग से है ना, यह मल मुख्य मार्ग से फैलती है, अर्थात संक्रमित मल से दूषित भोजन या पानी खाने पीने पर संक्रमण होता है। जैसे फूड पॉइजनिंग होती है ना, उसी तरह से ये भी फैलता है। क्या यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है? तो नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, तो संक्रमण नहीं है बेसिकली। तो ऐसा नहीं कि वायरल हो गया व्यक्ति से व्यक्ति में फैल जाएगा, नहीं। हाँ, लेकिन अगर फूड पॉइजन यानी उस पदार्थ के कांटेक्ट में जहाँ पर वो एक तरह से परजीवी है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये बीमारी सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, क्योंकि इस परजीवी को संक्रामक बनाने के लिए पहले कुछ समय तक बाहरी वातावरण में विकसित होना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। संक्रमण के प्रमुख स्रोत क्या है? यह संक्रमण अक्सर देखोगे तो देख रहे दूषित जो सादी सब्जियां है, ताजी सब्जियां है, फलों से जुड़ा होता है। जैसे देखो, हरी पत्तेदार सब्जी है, तुलसी है, धनिया है ना, रास्पबेरी है, स्नोपी है। अब बेसिकली ये सब अगर दूषित हो जाए, प्रदूषित हो जाए, पॉइजन हो जाए, इसमें पॉइजन अगर मिल जाए, तो फिर ये साइक्लोस्पोरोसिस जैसी बीमारी फैलेगी, ये याद रखना। ठीक है, मुख्य उपचार क्या है? तो इस बीमारी के इलाज के लिए ट्राइमेथोप्रिम है ना, सल्फामेथोऑक्सिजोल, बेसिकली ये TMP SMX नामक एंटीबायोटिक दवा इसके लिए प्रभावी मानी जाती है। यह दवा बेसिकली 7 से 10 दिनों तक दी जाती है और फिर वो ठीक होने की संभावना बनती है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, इसमें भी ये बीमारी तेजी से फैलता है। तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV है, किसी को एड्स है ना, ये सब अगर मान लो कोई पेशेंट है, तो उन्हें लंबे समय तक फिर दवा लेनी पड़ती है, क्योंकि इसे संक्रमण के दोबारा होने की संभावना, बेसिकली जो इम्यूनिटी कमजोर होगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये दवा लोगे तो संभावना कम होती है, तो फिर ये एक तरह से प्रोटेक्शन मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरियोसिस बेसिकली है क्या? तो एक तरह से परजीवी आधारित बीमारी है जो फूड पॉइजनिंग जैसी लक्षण उसमें दिखते हैं। आमतौर पर ये जानलेवा नहीं है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक अगर इससे ग्रसित रहोगे तो फिर स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा, और ये समस्या है, क्योंकि लगभग USA के 35 जिलों में ये दिखाई 35 राज्यों में ये दिखा है। शुरुआत में जो हमने डिस्कस किया था, है ना, देख ना, 34 राज्यों में ये बड़े पैमाने पर फैला है, इसी वजह से ये न्यूज़ बना है। तो UPSC अगर क्वेश्चन पूछेगी तो बस वो नाम दे देगी कि साइक्लोस्पोरियोसिस है क्या, याद रखना एक बीमारी का नाम है। ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2024। ये भी छोटा सा आर्टिकल है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2024। तो बेसिकली हुआ क्या कि नवीनतम है ना, जो अभी नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो रिपोर्ट आया है वो 2024 के डेटा को अभी जारी किया गया है। तो उसमें दिखाया गया कि भारत ने वर्ष 2024 में अपने अनुमानित जन्म और मृत्यु के 99% से अधिक का आधिकारिक रूप से पंजीकरण दर्ज किया। बेसिकली ना, नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली तो बेसिकली एक ऐसी पद्धति है, इसको बनाया गया इसीलिए ताकि जब भी कोई बच्चा जन्म ले, है ना,
तो उसका एक सर्टिफिकेशन हो। ठीक, जब भी कोई व्यक्ति मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो इसका भी सर्टिफिकेशन हो। तो जो अभी रिपोर्ट जारी किया गया है ना, ये जो अभी जारी हुआ है नागरिक पंजीकरण रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में है, और जो बताया क्या गया है कि 2024 में लगभग 99% जो जन्म से रिलेटेड डाटा है, मृत्यु से रिलेटेड डाटा है, उसका पंजीकरण हुआ है। ठीक, इसी वजह से ये न्यूज़ में है, चर्चा में है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली ने वर्ष 2024 में 99.1% जन्म पंजीकरण और 99.4% मृत्यु पंजीकरण दर्ज किया है, जो वर्ष 2000 की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है, जब भारत में 56% जन्म एवं 48% मृत्यु का ही पंजीकरण किया गया था। यानी आप देख लो, लगभग 100% के करीब पहुंच रहे हैं कि अगर मान लो 100 बच्चे जन्म लेते हैं, लगभग सब बच्चे सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर 100 लोगों की मृत्यु हो रही तो उसमें से 100 लोग लगभग वो एक तरह से सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, उनका डेथ सर्टिफिकेट बन रहा है, और यही उपलब्धि है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ये पूरी प्रक्रिया देखता है। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है ना। तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसिकली है क्या? तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत में जन्म, मृत्यु जन्म, है ना, जैसे महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं का सरकारी स्तर पर अनिवार्य और सतत पंजीकरण कराने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक की पहचान सुनिश्चित करना, तो जनसंख्या संबंधी जो विश्वसनीय डेटा है, जो रिपोर्ट है, जो आंकड़ा है, उसको सुनिश्चित करना। तो बेसिकली कोई बच्चा अगर जन्म लिया, उसकी डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, अति उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। कोई कोई व्यक्ति अगर मर गया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। तो वो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना है, ताकि एक जो पॉपुलेशन है ना, उसका एक अच्छा खासा लेखा जोखा विश्वसनीय डेटा या स्रोत हमारे पास हो। जैसे देख लो, यदि किसी बच्चे का जन्म किसी सरकारी अस्पताल में होता है, तो उसका जन्म CRC में पंजीकृत किया जाता है और उसे बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो उस पर डेथ सर्टिफिकेट भी बनाया जाता है, तो वो CRS के माध्यम से ही होता है। यानी CRS के माध्यम से ही सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है ना, CRS के माध्यम से ही देखोगे तो आपका डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है CRS के माध्यम से, है ना। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, इसी वजह से ये न्यूज़ में है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसकी विशेषता क्या है, कौन जारी करता है? तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, देख रहे हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। बस आपको याद क्या रखना है, गृह मंत्रालय से संबंधित है ये रिपोर्ट। CRS है क्या? ये जन्म, मृत्यु जन्म, है ना, मृत्यु जन्म यानी स्टिल बर्थ, अभी जन्म हुआ नहीं, जैसे महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं का निरंतर और अनिवार्य पंजीकरण कराने का सरकारी व्यवस्था है। बेसिकली उद्देश्य क्या है? नागरिकों को कानूनी पहचान प्रदान करना और सरकार को विश्वसनीय जनसंख्या आंकड़े से जोड़ना है। इस वजह से भी ये प्रक्रिया, ये पहल आगे बढ़ता है। किस बेसिस पर है? कानूनी आधार क्या है? तो CRS जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत संचालित होती है। तो याद रखना, ये इसको कानूनी यानी लीगल बैकिंग भी मिला हुआ है। इस अधिनियम में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया, जिससे जन्म मृत्यु का डिजिटल और इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत पंजीकरण अधिक प्रभावी बनाया गया। इस दिशा में कोशिश की गई। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS बेसिकली क्या है? गृह मंत्रालय द्वारा चला गया एक इनिशिएटिव है, जो कोशिश करता है कि जो बच्चे जन्म ले तो उसका वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरे, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरे, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। कोई व्यक्ति अगर मर रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, तो वो भी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरे, तो उसका भी एक लेखा जोखा रहेगा। तो अभी क्या है, न्यूज क्या है कि दोनों लेवल पर देखें, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के लेवल पर देखें, तो लगभग 99% के आसपास वो डेटा पहुंच गया कि लोग सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को पालन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है, ये अच्छा खासा आर्टिकल है। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है और इंटरव्यू में भी आ सकता है। तो है ना, इसको अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। क्या बोल रहा है? एथिकल AI और, है ना, कॉन्शियस प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं इसको, नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं विवेक आधिकारिक प्रॉम्प्टिंग। बेसिकली क्या है कि अभी हाल में ना एक रिपोर्ट जारी किया है और उसी के बेसिस पर विश्लेषण है, बेसिकली एक एनालिसिस है, उसी बेसिस पर ये द हिंदू का ये आर्टिकल आया हुआ है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है।
बेसिकली इस विश्लेषण के अनुसार एआई को नैतिक और उत्तरदायी बनाने के लिए केवल स्वैच्छिक कॉर्पोरेट प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि एल्गोरिथम पक्षपात, निजता के उल्लंघन, डेटा दुरुपयोग, कॉपीराइट उल्लंघन और श्रमिक शोषण को रोकने हेतु सुदृढ़ कानूनी एवं संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। और उसी दिशा में ये कहा गया है कि विवेक आधारित प्रॉम्प्टिंग होनी चाहिए, यानी कॉन्सेंसस, है ना, कॉन्सेंस प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं उसको, कॉन्सेंस प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं, कॉन्साइंस बोलो, कॉन्सेंस बोलो, है ना, ये सब चीजें हैं। तो बेसिकली देखो, अभी का जो युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, आरोप लगता है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेटा यूज फीड होता है वो भेदभाव कर सकता है, पक्षपात कर सकता है, पूर्वाग्रह पाल सकता है। तो अभी तक क्या है कि अगर ये भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, कोई भी पूर्वाग्रह हो रहा है, तो जो कंपनी है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो इस तरह से चीज़ों को फिक्स करे। लेकिन आपको पता है कि एआई अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। तो इस विश्लेषण में ये कहा गया कि एआई कैसे यूज होगा, ये केवल कंपनी की कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, है ना। कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग यानी विवेक आधारित, उसमें बताया गया कि विवेक आधारित प्रॉम्प्टिंग विकसित किया जाए। और विवेक आधारित प्रॉम्प्टिंग का मतलब ये है कि बेसिकली एआई के अंतर्गत एक ऐसी अंतरात्मा विकसित किया जाए कि जब एआई खुद डिसीजन ले तो वो एक इंसान के भांति ये भी सोच सके कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्या वो समाज के लिए तर्कसंगत है, लाभदायक है, व्यक्ति के लिए लाभदायक है, यूजफुल है। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाना है। जैसे एक इंसान के पास जब भी कोई मान लो कोई जवाब देने का कोई विकल्प आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो केवल वो आंसर नहीं करता है बल्कि उसका वो नैतिक पहलू भी चेक करता है कि अगर हम जो आंसर दे रहे हैं, जो हम रिप्लाई दे रहे हैं, क्या उससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी, किसी व्यक्ति के निजता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कहीं ये पूर्वाग्रह, कहीं ये पक्षपात, कहीं ये निगेटिविटी को तो नहीं फैलाएगा। अगर इस तरह से टेम्परामेंट यानी इस तरह से कोई विषय वस्तु यानी कोई पहल आगे बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हम खुद फिल्टर करते हैं। एआई में अभी क्या है, फिल्टर वाली तकनीक है नहीं, क्योंकि फिल्टर नहीं करता। जब भी कोई डेटा या कोई प्रॉम्प्ट दोगे आप, सीधे उसको पढ़ के वो जजमेंट देता है, जो रिजल्ट देता है उसमें बहुत सारे पूर्वाग्रह, भेदभाव भी हो सकता है कि उसकी वजह से फेक न्यूज़ फैले, उसकी वजह से कोई गलत जानकारी निकल के आए, किसी समाज में कोई एक तरह से सांप्रदायिक जैसी चीज़ें बढ़ जाए, ऐसे बहुत सारे मिसयूज हो सकते हैं। तो कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग में बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं, यानी विवेक आधारित प्रॉम्प्टिंग में ये कोशिश करते हैं कि एआई के अंदर एक ऐसी अंतरात्मा विकसित करे जो जब भी कोई डिसीजन दे तो वो उसका नैतिक पहलू भी चेक कर पाए, है ना। नैतिक पहलू अगर चेक कर पाएगा तो बेसिकली क्या होगा, उसका एथिकल यूज होगा एआई का, मिसयूज नहीं होगा। एक तरह से दोबारा से बोल सकते हैं कि उसका समाज के फायदे के लिए, एक इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, यानी मानव को बेहतर बनाने की दिशा में ही उसका सस्टेनेबल ढंग से, बेहतर ढंग से यूज हो पाएगा, और तभी जाके एआई एक वरदान बन पाएगा, है ना। तो ये जो वर्ड आया ना, कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग, तो बेसिकली क्या है, अभी हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो एआई का कैसे बेहतर यूज हो, एआई अभी क्या रहा है, कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे तो वो केवल रिजल्ट देगा, लेकिन अब अगर कितना अच्छा होगा इस रिजल्ट में हम नैतिक पहलू भी ऐड कर दें। नैतिक पहलू का मतलब, जब भी एआई कोई डेटा, कोई रिजल्ट देता है, कोई कोई मान लो निष्कर्ष दिया, ठीक है, तो उसमें ये भी चेक करे कि इसका समाज पर, व्यक्ति पर, देश पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं हो रहा है। और ये तभी चेक पाएगा जब हम एआई के अंतर्गत एक अंतरात्मा, है ना, अंतरात्मा विकसित करें जो खुद नैतिक पहलू के आधार पर चीजों को फिल्टर कर ले, वो फिल्टर कर ले जिस तरह से एक तरह से इंसान करता है। और इसी को बोला गया है कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग। कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग, ठीक है, कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग बोलो, कॉन्शियस प्रॉम्प्टिंग बोलो, है ना, प्रोनाउंसिएशन अपने तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज क्या है, एआई को एथिकल बनाना, बस। तो अभी तक ये माना गया कि एआई को एथिकल बनाना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो कंपनी है ना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी की एक लिमिटेशन है। बेसिकली एआई को ऐसा डेवलप कर दो कि वो
जब भी डिसीजन दे, जब भी कोई कोई निष्कर्ष दे, वो खुद ही फिल्टर कर ले, खुद ही उसके अंदर एक ऐसी अंतरात्मा हो जो एक इंसान के अंदर होता है कि जब भी वो कोई रिप्लाई दे रहा है, कोई कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो समाज की हर चीज़ों को एक तरह से नज़र में रखते हुए करता है कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ मैं दे रहा हूँ, कुछ मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूँ, तो कहीं उसका समाज पर नकारात्मक असर तो नहीं पड़ रहा है, कहीं किसी व्यक्ति की निष्ठा का हनन तो नहीं होगा। अगर इन सब पहलुओं को हम चेक करके अगर एआई का यूज़ कर रहे हैं, एआई खुद ही अगर फ़िल्टर कर पा रहा है इन चीज़ों को, इनके इन ज़रिए से, तो हम बोल सकते हैं कि एआई को हम और अधिक नैतिक बना सकते हैं, उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, समाज, देश और व्यक्ति की भलाई को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक? तो इसी वजह से ये न्यूज़ में ये आर्टिकल आया है कि एथिकल एआई और कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग, ठीक है ना? तो पढ़ते हैं। तो कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग से रिलेटेड ये आर्टिकल है बेसिकली। विवेक आधारित प्रॉम्प्टिंग क्या है, उसको समझते हैं। तो कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग या विवेक आधारित प्रॉम्प्टिंग क्या है? तो कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग बेसिकली एक उन्नत एआई तकनीक है जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम्स और जनरेटिव एआई को पहले से ही नैतिक सिद्धांत, देख रहे हैं, मानवीय मूल्य और नैतिक सीमाओं के निर्देशों के रूप में दी जाती है। इसका उद्देश्य देख रहे हो, यह सुनिश्चित करना है कि एआई कोई उत्तर देने से पहले यह जांच ले कि उसका उत्तर सुरक्षित, निष्पक्ष या सत्य है या अनैतिक है या नहीं। यानी खुद ही वो जांच कर ले, अगर जांच कर लेगा तो क्या होगा, बेहतर यूज हो सकता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, एलएलएम और जेनेरेटिव एआई को पहले से नैतिक सिद्धांत और मानवीय मूल्यों से जोड़ दे रहे हैं ताकि खुद ही वो फिल्टर कर ले कि जो जो जानकारी वो दे रहे हैं वो सुरक्षित, निष्पक्ष और नैतिक है या नहीं। सरल शब्दों में बोले तो कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग का अर्थ है कि एआई को ऐसी डिजिटल अंतरात्मा देना जिससे वो उत्तर देने से पहले यह सोच सके कि उसका उत्तर किसी व्यक्ति, समाज या कानून को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। और इसी उद्देश्य से कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग बनाया गया है, या इसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है। ठीक, कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एआई को एक ऐसी डिजिटल अंतरात्मा दे रहे हैं ताकि जो भी निर्णय दे, वो जो भी उत्तर दे, तो वो क्या हो, सुरक्षित हो और निष्पक्ष हो और नैतिक हो। ठीक है, तब जाके ना एआई का बेहतर यूज या बेहतर उपयोग हम कर पाएंगे। और बेसिकली क्या है, पूरे एआई को एक तरह से नैतिक बनाना है और इसी दिशा में ये कोशिश है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एथिकल एआई तभी हम बना पाएंगे, तभी इस दिशा में हम कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो उदाहरण देखो, है ना, तो परिभाषा याद रखना कि कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग का अर्थ है कि एआई को ऐसी डिजिटल अंतरात्मा देना जिससे वह उत्तर देने से पहले यह सोच सके कि उसका उत्तर किसी व्यक्ति, समाज या कानून के नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये कैसे काम करता है। तो समान बोलते हैं कि जनरल समान एआई में ना कई बार गलत या पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगता है। ठीक, लेकिन अगर जैसे मान लो एआई ने कोई रिजल्ट दिया, कोई उत्तर दिया, तो हम ना उत्तर तो वो दे देता, बाद में हम फिल्टर करते हैं। मान लो इंसान फिर उसको फिल्टर करता है कि हाँ वो इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। कितना अच्छा होता है, एआई खुद फिल्टर करके वैसी जानकारी दे दे जिससे बाद में फिल्टर करने की जरूरत ना हो, नुकसान ना हो। लेकिन कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग एआई है ना, उत्तर देने से पहले ही स्वयं उसको जांच करता है कि जो उत्तर दे रहा है वो नैतिक है या नहीं, किसी समुदाय के प्रति भेदभाव तो नहीं कर रहा है, गलत या भ्रामक जानकारी तो नहीं फैला रहा है, किसी की गोपनीय या अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग में क्या है, एआई उत्तर देने से पहले ये सोच लेता है कि जो वो जानकारी दे रहा है कहीं वो नैतिक है या नहीं, किसी समुदाय के प्रति भेदभाव तो नहीं करता है, गलत या भ्रामक जानकारी तो नहीं दे रहा है, किसी की गोपनीयता या अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। यानी पहले से ही फिल्टर वो कर ले रहा है और इसीलिए बेहतर उपयोग हो पाएगा। जैसे मान लो हमने एक बार प्रॉम्प्ट दिया उसको, यदि कोई व्यक्ति एआई से पूछे कि किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला संदेश लिखो, है ना, अब हमने ये प्रॉम्प्ट दिया, अब क्या होगा, अभी हम दे देंगे प्रॉम्प्ट तो एआई क्या होगा, कुछ ना कुछ हमको कंक्लूजन या रिजल्ट दे देगा। ठीक, अब क्या होगा, कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग में क्या है कि एआई खुद फिल्टर करेगा और देखेगा कि ऐसे संदेश लिखने से पहले वो सोचेगा कि अगर मैं ऐसा संदेश दिया तो समाज को नुकसान होगा, एक तरह से किसी समाज, किसी समुदाय के प्रति नफरत फैल सकती है, तो वैसी जानकारी देने से वो मना कर देगा।
देख रहे, संदेश ही नहीं लिखेगा, क्योंकि वो पहले ये पहचानेगा कि इससे समाज में हिंसा या घृणा फैल सकती है। जैसे हमने एक प्रॉम्प्ट दिया गलत जानकारी को लेकर, यदि कोई व्यक्ति पूछे कि ऐसी झूठी खबर लिखो जिससे चुनाव प्रभावित हो जाए, तो एआई कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या है, तो एआई क्या करेगा, उसकी पहले से डिजिटल अंतरात्मा है, वो देखेगा कि अरे अच्छा चुनाव को प्रभावित करना है, ऐसी जानकारी इसको चाहिए, अफवाह चाहिए, झूठी जानकारी चाहिए, तो पहले से फिल्टर करके वो सूचना फैलाने में हेल्प नहीं करेगा और कोई जानकारी, कोई संदेश उसको नहीं देगा। यही है कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग। ठीक, अब देखो जिस तेजी से कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग बढ़ रहा है ना, उसका इंपॉर्टेंस है, योगदान है। तो अब हम देख लेते हैं कि कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग की आवश्यकता है क्या। तो सबसे पहले क्या है, एल्गोरिथम का जो पक्षपात है ना, उसको रोकना है। क्योंकि एआई के माध्यम से ये दिख रहा है कि भाई पक्षपात होती है, तो पक्षपात होगी तो जब भी कोई हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो जो रिजल्ट देता है, जो डेटा देता है, जो पहले से बायस्ड है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग क्या कर लेगा, ऐसी चीज़ों को पहले से फिल्टर करके सही जानकारी निष्पक्ष तरीके से, सुरक्षित तरीके से बताएगा या देगा। ठीक है, दूसरा है कि फेक न्यूज और गलत सूचना को रोकेगा। एआई कुछ ही सेकंड में हजारों झूठे संदेश या नकली सामग्री बना सकता है, लेकिन कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग क्या होगा, इसको रोक देगा। जैसे चुनाव के दौरान किसी नेता के बारे में झूठी खबर या नकली वीडियो बनाना, कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग ऐसे भ्रामक कंटेंट को रोकने में सहायता कर सकता है। फिर देखिए, बेसिकली प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के लिए भी ये बहुत हेल्प होगा कि एआई बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करता है। जैसे किसी व्यक्ति की निजी जानकारी बिना अनुमति सार्वजनिक करना, उसका दुरुपयोग करना। कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग बेसिकली गोपनीयता का सम्मान करेगा और ऐसे डेटा को बाहर नहीं जाने देगा। हेट स्पीच को रोकेगा, हिंसा को रोकेगा। जैसे मान लो यदि कोई एआई से किसी धर्म या जाति के खिलाफ भड़काऊ भाषण लिखने के लिए कहे, तो कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग एआई ऐसा करने से इनकार कर देगा या फिल्टर करके इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है ना, तो मिसयूज नहीं हो पाएगा बेसिकली, और बेहतर हो पाएगा। लोकतंत्र और चुनाव की सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि आए दिन एआई के माध्यम से क्या हो रहा है, जनमत को प्रभावित करने वाला कंटेंट बनाने की कोशिश होती है। ऐसे रील्स चलते हैं, ऐसे वीडियो चलते हैं, तो कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग होगी तो पहले से ही वो ऐसे कंटेंट को फिल्टर करके बढ़ावा देने से रोक देगा, है ना। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी वो अपनी जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग हो पाएगा उसका। जैसे मान लो कोई मरीज है, एआई से दवा पूछे, तो एआई डॉक्टर की सलाह लेने की भी अनुशंसा करेगा, ना कि बिना सोचे समझे इलाज बता देगा। अब जैसे एआई, अभी चैट जीपीटी में जाओ, अगर आप कोई मेडिसिन के बारे में पूछ लीजिए तो क्या होगा, आपको सीधे रिकमेंड कर देगा, बिना ये देखे कि पूछने वाले का एज क्या है, टेम्परामेंट क्या है, वो क्यों पूछ रहा है। वो ये समझता ही नहीं कि वो डॉक्टर या टेक्नीशियन का भी कोई हेल्प होना चाहिए। लेकिन कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग में क्या होगा, अगर आप कुछ पूछ रहे हैं तो वो फिल्टर कर लेगा कि इन्फॉर्मेशन देना है या नहीं देना, इसका मिसयूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले से क्या होगा, बचेगा इन्फॉर्मेशन, स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा। ठीक, तो सवाल होता है कि अगर कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग इतना अच्छा है, बहुत बेहतर लग भी रहा है, तो इसको हम बढ़ावा कैसे दें, इसको और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, एथिकल गाइडलाइंस शामिल करना। तो एआई को पहले से ऐसे निर्देश दिए जाए कि वो मानवाधिकार, समानता और न्याय का सम्मान करे। जैसे यदि एआई किसी धर्म या जाति के विरुद्ध हेट स्पीच या हेट संदेश लिख रहा है, उसको लिखने के लिए कहा जाए, तो यह अनुरोध वो क्या करे, रिजेक्ट कर दे, ऐसा कोई निष्कर्ष दे ही ना, है ना। डाइवर्स यानी विविध और निष्पक्ष डेटा का उपयोग करें, डाइवर्स और अनबायस्ड डेटा का दो, उसमें फीड करो, तो निर्णय भी क्या होगा, डिसीजन भी क्या होगा, अनबायस्ड होगा, है ना। फिर नियमित रूप से एआई ऑडिट होनी चाहिए। समय समय पर एआई की जांच की जाए कि वह भेदभाव, गलत सूचना या हानिकारक उत्तर तो नहीं दे रहा है। सरकार किसी सरकारी एआई प्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट कराए, जिससे क्या हो, वो दिख जाए कि उस प्रणाली में जो एआई यूज किया गया, कहीं उसका मिसयूज, कहीं कोई गलत जानकारी, कहीं कोई पूर्वाग्रह, भेदभाव, पक्षपात तो नहीं हो रहा है। पारदर्शिता और व्याख्यात्मक, यानी एआई स्पष्ट करे कि उसने कोई निर्णय क्यों लिया है। यदि बैंक एआई के आधार पर लोन रिजेक्ट करता है, साथ में कारण भी बताए, तो इससे क्या होगा, अच्छे से चीजें बढ़ेंगी। मानव निगरानी को बढ़ाओ, एआई के महत्वपूर्ण निर्णयों की अंतिम समीक्षा मनुष्य द्वारा ही की जाए। जैसे अस्पताल में एआई उपचार का सुझाव दे तो अंतिम निर्णय डॉक्टर ही ले। अब इन सब प्रयासों से क्या होगा कि कम से कम एआई को हम वो उसका बेहतर उपयोग हो सके, इस दिशा में कोशिश कर सकते हैं।
और यही सब प्रक्रिया मिलकर क्या होगा कि एआई का बेहतर उपयोग होगा, एआई का मिसयूज हम नहीं करेंगे। तो बेसिकली धीरे-धीरे एआई को इतना प्रशिक्षण उसको मिल जाएगा कि एक उसकी डिजिटल अंतरात्मा विकसित हो जाएगी और वो खुद ये सोच पाएगा कि जो भी डिसीजन, जो भी निष्कर्ष, जो भी उत्तर दे रहा है, वो कितना तर्कसंगत है, कितना निष्पक्ष है, कितना प्रभावी है और फिर जाके बेहतर तरीके से समाज के लिए वो उपयोगी हो पाएगा। और इसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में आया था। तो याद रखना है कि अगर यदि एआई को यदि एथिकल बनाना है, तो उसके लिए कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग को बढ़ावा देना है, यानी विवेक आधारित प्रॉम्प्टिंग को बढ़ावा देना है, जिसका मूल उद्देश्य क्या है कि एआई के अंतर्गत एक डिजिटल अंतरात्मा विकसित करे, ताकि वो खुद कोई रिजल्ट या कोई निष्कर्ष या कोई उत्तर दे, तो पहले से तय कर ले कि ये जो उत्तर दे रहा है, कहीं वो पक्षपाती तो नहीं है, भेदभाव तो उसमें नहीं है, किसी समुदाय के प्रति कोई पूर्वाग्रह तो नहीं फैला रहा है, कहीं हेट स्पीच या हिंसा को तो बढ़ावा नहीं दे रहा है। अगर ये सब चीज़ें अगर कंटेंट उस विषय में है, उसके उत्तर में है, तो एआई पहले से फ़िल्टर करके चीज़ों को और बेहतर बना के दे सकेगा, ताकि जो उत्तर है, जो रिज़ल्ट है, वो सुरक्षित हो, प्रभावी हो, निष्पक्ष हो और समाज को बेहतर बनाने वाला हो। ठीक? है ना? तो बेसिकली आज हमने 4 आर्टिकल डिस्कस किया। 4 नहीं, 5 आर्टिकल डिस्कस किया और ये पाँचों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले हमने टेक्सटाइल सेक्टर वाला डिस्कस किया था। उसके बाद कोरकू कम्युनिटी वाला डिस्कस किया था। साइक्लोस्पोरियोसिस वाला डिस्कस किया था। नागरिक पंजीकरण प्रणाली डिस्कस किया था और फिर अभी एथिकल एआई या कॉन्साइंस प्रॉम्प्टिंग जैसे तत्व या आर्टिकल डिस्कस किया। इस पूरे टॉपिक में हमने उतना ही कंटेंट डिस्कस किया जितना हमारी रिक्वायरमेंट थी और अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया। साथ में क्वेश्चन भी दिखाया आपको। ठीक है? तो आज के लेक्चर को बेसिकली हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ और साथ में कोई भी डाउट हो अगर इन टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन या सजेशन दे सकते हैं। ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।